है जी, ये कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अगर ये इतनी लंबी तकरीर मैंने ना की होती आपको समझाने के लिए तो ये 1.5 से 2 मिनट का काम था, इससे ज़्यादा नहीं था इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो ना अप्लाई करने से बेहतर है, एजेंट्स के पीछे भागने से बेहतर है कि अपना मोबाइल उठाएँ, अपना कंप्यूटर ऑन करें और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इसको लाइक करके और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईडीयू नेविगेटर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में रोमानिया की स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से बीएस, एमएस और पीएचडी के लिए आप ऑनलाइन बग़ैर किसी एजेंट के खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जिन जिन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, ड्यूरेशन कितना है इसका, बीएस की डिग्री का कितना ड्यूरेशन है, एमएस या एमफिल की डिग्री का कितना ड्यूरेशन है और पीएचडी। इसके अलावा स्कॉलरशिप में अमाउंट आपको कितनी मिलेगी, कितने पैसे आपको मिलेंगे जिसको स्टाइपेंड भी कहते हैं, और एप्लीकेशन फ़ाइल कैसे करनी है आपने। इसके बाद हम एंड पे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। जो भी मुल्क या उसमें यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती है, उसके पीछे एक जो बड़ा मकसद होता है वो अपने कल्चर को फ़रोग़ देना होता है। तो रोमानिया बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप लेने के बाद आप बहुत आराम से या बहुत ही अच्छे तरीके से यूरोप में अपने खर्चे लेके चल सकेंगे, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप कम से कम पैसों के साथ पाकिस्तान से निकलने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका कम से कम खर्चा हो और आपका प्रोसेस स्मूथ हो और वीज़ा की रेशो ज़्यादा हो, फिर आपके लिए ये वीडियो मुफीद है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अभी हम थोड़ी ही देर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो जैसा कि ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन डिफरेंट है बीएस की डिग्री की भी और एमएस की भी और पीएचडी की भी। यूजुअली जो पीएचडी होती है यूरोप के अंदर वो 3 साल की होती है। इसी तरह से जो मास्टर्स होता है उसको वहाँ पे 1 साल की ड्यूरेशन होती है उसकी। इसी तरह से जो बीएस है आपका, ये 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। अच्छा, अगर इसकी अमाउंट की बात करें तो जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ट्यूशन फ़ी यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी है और ग्रेजुएशन फ़ी भी है, ठीक है? उसके बाद अकोमोडेशन जहाँ पे आपने रहना है, आपका हॉस्टल बिल्कुल फ्री है और वहाँ पे आप चाहे हॉलीडेज़ हों, छुट्टियाँ हों, तो भी आप वहाँ पे फ्री रह सकते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मुआफ़ करने के साथ-साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि $170 है। $170 में आप गुज़ारा तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा अपना रहन-सहन यूरोप के अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रैवल के एक्सपेंस होंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे अपनी जेब से। अगर हम बात करें कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या-क्या, तो इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है? वर्ड के अंदर आपने नहीं करना या जेपीजी के अंदर नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? आपकी सीवी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर आपने एफएससी कर रखी है और बीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी के अंदर आपके मार्क्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप कोई छोटे-मोटे कोर्सेज़ कहीं से कर लें, जैसे साइब्रेरी है, इसके अलावा कोर्सेरा है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज़ करवाती हैं, उसके ऊपर भी मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन लेटर से एक्चुअली यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि उसने आपको एडमिशन देना है या नहीं, और यही वो वाहिद चीज़ है जो आप डिसाइड करेगी कि आप आगे फर्दर आपका केस प्रोसेस होगा या नहीं होगा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने जहन में रखनी है, वो जो 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, ये मिलेंगे कहाँ से। मिसाल के तौर पर अगर आपने एफए या एफएससी किया है और आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस
कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने एफ़ए, एफ़एससी किया है, वहाँ पे आप चले जाएँगे और अपने जो टीचर हैं या वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, उनसे आप कहेंगे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर मुख्तलिफ टीचर्स के नाम से बना के दे देंगे। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाए होते हैं, वो आपको बना के दे देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात कर लें, तो जैसे ही आपकी जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होती है, तो जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, वो ऑलरेडी उन्होंने तश्कील दिया हुआ होता है। जो लोग उसके अंदर होते हैं वो बैठ के फिर डिसाइड करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। कैलेंडर की अगर हम बात कर लें, तो 17 फ़ेब 2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई हुई है। 28/4/2025, ठीक है? इसकी एवैल्यूएशन होगी 28/4 से लेके 28/5 के दरमियान, ठीक है? और 25 तारीख यानी 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आपके पास अभी भी 7 दिन मौजूद हैं। इसके अलावा जो अप्रूवल जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे, उनकी जो लिस्ट लगेगी वो 29/5/2025 को लगेगी। इसी तरह से जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा 2/6/2025 तक। अच्छा, ये होगी जी हमारी ओवरऑल इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम इसको एप्लीकेशन को फ़िल अप करने के लिए। दोबारा से बता दूँ, यहाँ पे टीएस फॉर्म के ऊपर आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने आके अपना नाम देना है, ठीक है? नाम देने के बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ़ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ़ बर्थ आपने बड़े ध्यान से आप करनी है यहाँ पे फ़िल अप। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे गलत हो गई, तो फिर बाद में ये करेक्शन के लिए बहुत कम चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि जब स्कॉलरशिप दी जाती है, उस वक़्त इन सब चीज़ों का आपने पहले से ख़्याल रखना है। अगर ख़्याल नहीं रखेंगे, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं कि वहाँ पे मुश्किल है कि दोबारा से आपकी ये वो करेक्ट कर सकें इसको, ठीक है? इसी तरह से जो आपकी एड्रेस है आपका, वो आपने एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट जहाँ-जहाँ आप रह रहे हैं, एड्रेस आप सबको पता है, इसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है? फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, दे दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया दैट्स फाइन। ईमेल लाज़मी देनी है और वो वाली ईमेल देनी है जो आपकी चल रही हो, ठीक है? इसी तरह से डिग्री यू अप्लाई फॉर के अंदर फर्स्ट साइकिल बैचलर वालों का यानी बीएस वालों का, सेकंड जो साइकिल है वो मास्टर्स वालों का है और थर्ड साइकिल पीएचडी के लिए है। लेट्स से हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद एक न्यू फॉर्म हमारे पास ओपन होगा, जिसमें मज़ीद चीज़ें हमने अपलोड करनी है। तो थोड़ा-सा टाइम इसके अंदर लगेगा। ये एरर दे रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर एरर भी देता है तो हम दोबारा से इसको फिल अप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास रीजन का पूछ रहा है, ठीक है? हम दोबारा से इसके अंदर जो है रीजन हम एंटर कर देते हैं, ठीक है? बाकी चीज़ें हमारी ऑलरेडी एंटर्ड हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पोस्टल कोड अगर है तो आप अपना पोस्टल कोड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ज़िप कोड जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? नेम ऑफ़ द हाई स्कूल, जो हाई स्कूल है या फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, उसका नाम लिखना है आपने, ठीक है? लोकेशन लिखनी है उसकी, जिस एरिया के अंदर वो मौजूद है। इसी तरह से डेट ऑफ़ एडमिशन, आपका एडमिशन वहाँ पे कब हुआ था, ठीक है? मैं ये बस अभी रैंडम डेट्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपने करेक्ट डेट लिखनी है और जो आप कंप्लीशन है डिग्री की वो कब हुई है। यूजुअली ये आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे ये इनका बैकलॉरेट होता है, उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है या नहीं है, ठीक है? तो आपने इसको येस कर देना है। अच्छा, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है इसको। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, तो अभी यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने सेलेक्ट करना है कि कौन-सा हो। आप यहाँ पे इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। स्टडी प्रोग्राम है, तो बीएस के अंदर जो इनके प्रोग्राम हैं, वो ये प्रोग्राम है। अमेरिकन स्टडीज़ है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजिटल मीडिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज़ डिस्क्राइब इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ दैट रिकमेंड यू फॉर दिस स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपने बड़ी समझदारी से काम लेना है, ठीक है? और बड़े मुतहत अंदाज़ के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है और आपने ऐसी चीज़ लिखनी है यहाँ पे, जो उनको पढ़ते ही लगे कि यार दिस इज़ द राइट कैंडिडेट, ठीक है?
ये कैसे लिखनी है इसके ऊपर मैं एक और सेशन करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो आप इस एआई का इस्तेमाल करते हुए आप उसको जो कमांड्स हैं वो दे के ये एक बेहतरीन आप जो रिकमेंडेशन है फेलोशिप ये बनवा सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स की हमने बात की थी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर मौजूद है, ठीक है। ये फ़ाइल मैं इसके ऊपर अपलोड करता जाता हूँ। आपको जो रिकमेंडेशन लेटर मिले हुए होंगे पीडीएफ के अंदर वही आपने इसके अंदर एंटर करने हैं, ठीक है। ये 3 आपके रिकमेंडेशन लेटर हो गए। इसके अलावा जो आपकी सीवी थी पीडीएफ के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे सीवी आ जाएगी और यहाँ पे जो मोटिवेशन लेटर हमने बनाया था, वो मोटिवेशन लेटर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, जैसे ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, अभी इसको रैंडमली मैं फ़िल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सबमिट के ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है। अच्छा ये था सारा प्रोसेस, आपने देखा कि कितना सिंपल और कितना ईज़ी प्रोसेस है। इस तरह के प्रोसेस करने के लिए एजेंट आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। हालाँकि इसके अंदर अगर आप देखें तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इसने एरर दिया उसकी रीज़न ये है कि हमने ये देखें डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल इसके अंदर अपलोड की हुई है। लेटर के ऊपर दोबारा से हम इसको अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऐसे छोटे-मोटे एरर्स आते रहते हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। जो एरर आएगा उसको आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अगर ये इतनी लंबी तकरीर मैंने ना की होती आपको समझाने के लिए तो ये 1.5 से 2 मिनट का काम था, इससे ज़्यादा नहीं था इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो ना अप्लाई करने से बेहतर है, एजेंट्स के पीछे भागने से बेहतर है कि अपना मोबाइल उठाएँ, अपना कंप्यूटर ऑन करें और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप इसको लाइक करके और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।